हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी को बोल सकते हैं एविएशन सेक्टर से आती है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। एक टेक बेस्ड कंपनी है, यानी कि एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीगेटर कंपनी है ये। इस कंपनी के काम को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर, यानी कि एयरपोर्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। इसका जो मेन जो प्रोडक्ट बोला जा सकता है वो लाउंजेस सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 94% जो उसका रेवेन्यू आता है वो लाउंजेस सर्विसेज आता है। और इसके अलावा हम अदर सर्विसेज भी इसकी डिस्कस करेंगे, जिससे इसका जो रेवेन्यू आता है 6% ही ओनली आता है अभी के लिए। अगर इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये कंपनी जो है 2008 में स्टार्ट हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इसका आईपीओ, तो इसका आईपीओ आया था 2022 सितंबर में आया था। उस समय इसका आईपीओ आया था 326 रुपीज से। वहां से बढ़ते बढ़ते बहुत जल्द ही 847 रुपीज का इसने हाई लगा, जो अप्रोक्सीमेटली 152% हो जाता है अपने आईपीओ प्राइस का, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न इसने कम समय में ही दे दिया। लेकिन अगर हम इसके हाई से बात करते हैं, इस समय स्टॉक चल रहा है अराउंड 43% के डिस्काउंट में मिल रहा है। जब भी कोई स्टॉक हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसके रीजन जरूर होते हैं। यहाँ पे रीजन ये है कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी कमी आई है, इसके ओपीएम में थोड़ी कमी। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या अभी भी इस स्टॉक को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या अभी भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या हमें इससे एग्जिट हो लेना चाहिए, या हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? चलिए इसी के बारे में जानने के लिए आगे वीडियो देखते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभारंभ करते हैं। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी होती है मेनली लाउंजेस ऑपरेटर जो होते हैं, यानी कि जो अपने लाउंजेस ओपन करते हैं एयरपोर्ट्स में या रेलवेज में। मेनली यहाँ पे अभी एयरपोर्ट की बात होगी, क्योंकि मेनली जो ये ऑपरेट कर रहे हैं भी एयरपोर्ट में ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो लाउंज ऑपरेटर्स होते हैं और जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूअर होते हैं, यानी कि बैंक्स हो सकते हैं, जैसे कि एसबीआई कार्ड हो गया, या आपका एचडीएफसी कार्ड हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि जो इन के जो इश्यूअर होते हैं, जो ये डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं, उनको ये कम दाम पे ₹1 से लेकर ₹25 में लॉन्च की फैसिलिटी देते हैं। और ये जो कार्ड इश्यूअर कंपनीज होती हैं, या कि बैंक्स हो गए या एसबीआई कार्ड हो गए, वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अपना कस्टमर एक बना सकें और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी अपने रिटेल कस्टमर्स को देते हैं। लॉन्च सर्विसेज के अलावा इसकी अगर अदर सर्विसेज की बात करें तो ये फूड एंड बिवरेजेस में, स्पा एंड वेलनेस में, मीट एंड असिस्ट है। मीट एंड असिस्ट इन द सेंस, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपके पास काफ़ी कुछ लगेज है, या आपसे सारा लगेज ले लेंगे और डेस्टिनेशन पे आपके लगेज को छोड़ देंगे टिल कैब तक। उसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है, ट्रांजिट होटल्स है, नैप रूम्स है। तो इस तरीके की सर्विसेज ये लोग देते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो उन्होंने रिसेंटली ऐड की, गोल्फ गेम्स एंड लेसन्स है, वीज़ा सर्विसेज है, ई सिम है, यानी अगर आप कभी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आपका ये सिम काम नहीं करता है नॉर्मली, तो ये सिम प्रोवाइड करते हैं। सिम प्रोवाइड करने वाली कंपनी मैट्रिक्स है, जिसके साथ भी उन्होंने नॉर्मली टाई अप किया हुआ है। अगर ड्रीम फॉक्स के कस्टमर्स की बात करते हैं तो जो 5 नेटवर्क ऑपरेटिंग इन इंडिया, यानी वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, डाइनर्स हो गया, डिस्कवर हो गया एंड रुपए, ये सबसे इन्होंने टाइप किया हुआ है। इसके अलावा ये बैंक से भी टाइप करते हैं, जैसे हमने बोला है कि इनके जो कस्टमर्स हो सकते हैं एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएक्स, तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। प्लस एयरलाइंस भी इनके क्लाइंट्स हैं, जिसके साथ भी ये टाइप करते हैं। इसके अलावा बहुत से एंटरप्राइजेस से भी ये टाइप करते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट पैकेज देते हैं। अगर बात किया जाए कि ये कितनी कंट्रीज में है, तो अराउंड 120 कंट्रीज में उन्होंने भी अपना नेटवर्क फैला रखा हुआ है। अगर इसके बात करें कि इंडिया में, यानी इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट में लाउंजेस हैं, उन्होंने सबसे टाइप किया हुआ है, यानी कि 100% कवरेज है लाउंजेस इन इंडिया। इस कंपनी के अदर सर्विसेज में वीज़ा फैसिलिटी सर्विसेज भी आती है। इन्होंने वीएफएस ग्लोबल जो वीज़ा फैसिलिटेटेड कंपनी है, उससे उन्होंने टाइप किया है। इसके द्वारा आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे बैठे वीज़ा एप्लीकेशन भी फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज भी ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने रशिया के जो बहुत बड़ा लॉन्च ऑपरेटर है ग्रेवॉल करके, उससे उन्होंने टाइप किया, यानी कि कोई भी इंडियन अगर रशिया जाता है और इसके पास इनकी कार्ड है, तो वहाँ जाके कोई भी इस ग्रेवॉल के लॉन्च में जाके ये फैसिलिटी ले सकता है। इसके अलावा जो रशियन है, जो भी इंडिया में अगर वो आते हैं, तो यहाँ पे वो इंडिया के लॉन्जेस में फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अभी रेड बैरल
से भी टाइप किया हुआ और इसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं 300 प्लस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप क्लब जो अक्रॉस 150 कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा इसमें जो बहुत से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उसमें आप फ्रंट सीट आपको मिल सकती है, जैसे कि ओलंपिक हो गया, विंबलडन हो गया, चैंपियन लीग हो गया, वर्ल्ड कप्स हो गए। इसके अलावा बहुत से होटल्स में भी इन्होंने टाइप किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 प्रीमियम होटल्स में इन्होंने टाइप किया हुआ है। तो इस तरह की सर्विसेज भी है जो अभी अदर सर्विसेज में आती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम लाउंजेस सर्विसेज, जो भी मैंने इतनी सर्विसेज बताई उससे अभी इनका सिर्फ और सिर्फ 6% का रेवेन्यू आ रहा है। अगर मैनेजमेंट की बात माने तो 2 से 3 ईयर्स में जो अदर सर्विसेज से जो रेवेन्यू है जो अभी 6% ये 20% तक हो जाएगा। और कंपनी के हिसाब से जो ये अदर सर्विसेज हैं इसमें इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लाउंजेस सर्विसेज। यानी आने वाले समय में अगर इनकी मैनेजमेंट की बात सही निकलती है तो ओपीएम भी इस कंपनी का बढ़ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इस कंपनी की बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी की स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में रिटर्न देने का भी बहुत बड़ा मादा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी होता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2520 का अभी मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 482 रुपीज चल रहा है। हाई की बात करें तो 847 है, लो की बात करें तो 440 है, और अभी मार्केट प्राइस जैसे 482 चल रहा है, यानी अपने लो के पास ही चल रहा है। काफ़ी स्टॉक अभी क्रैश कर चुका है। चलिए अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि मार्च 24 के रिजल्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मार्च 23 से यानी वाई ऑन वाई को अगर डिस्कस करते हैं, सेल्स तो 18% का ग्रोथ है जो कि अच्छा माना जा सकता है। बट अगर दिसंबर 23 से मार्च 24 की बात करते हैं तो 8% की डिग्रोथ रहेगी जो कि पुअर परफॉर्मेंस बताया जा सकता है। यानी कि बट ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि Q4 की सेल्स को मैं अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वाई ऑन वाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो वाई ऑन वाई देखा है तो -28%, और अगर क्यू ऑन क्यू देखा जाए तो -10%। यानी कि प्रॉफिट के केस में बोल सकते हैं कि Q4 अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में चाहे वाई ऑन वाई हो या क्यू ऑन क्यू है, दोनों ही केस में इसने डिग्रोथ दिखाई है। अब अगर हम ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो 19 में 49%, 20 में 48%, 21 में ड्यू टू कोरोना 71%, एंड मार्च 22 की अगर बात करते हैं 166%, क्योंकि बेस बहुत कम हो चुका था। मार्च 23 में 174% की ग्रोथ दिखाई जो कि बहुत अच्छी है। मार्च 24 में भी अगर देखा जाए तो 47% की ग्रोथ है, यानी कि 773 करोड़ से बढ़ के सेल्स हो गए 1135 की। यानी सेल्स तो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में भी काफ़ी अच्छी रही है। अब अगर ईयरली प्रॉफिट देखते हैं, 19 में 25% की ग्रोथ दिखाई है, 20 में 113 की। अगेन फाइनेंशियल 21 में अच्छा नहीं किया ड्यू टू कोरोना। मार्च 22 की बात करें या मार्च 23 की बात करें, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन मार्च 23 में 73 करोड़ से घट के 69 करोड़ यानी 5% का डिग्रोथ रहा है। इसी के रीजन से अगर देखा है तो ये साल भर से ये स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है और इसने निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल यहाँ बोला जा सकता है कि Q4 के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। और अगर देखा जाए फाइनेंशियल 24 की बात करें तो सेल्स तो अच्छी दिखती है जो कि 47% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट देखा है तो वो भी बुरा है। प्रॉफिट के नीचे आने के रीजन यही है कि उसका जो ओपीएम कम हो चुका है। जैसा कि हमने बताया कि इंडिया में जो भी एयरपोर्ट्स है, चाहे वो गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स है या प्राइवेट एयरपोर्ट्स है, उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं लॉन्च ऑपरेटर्स के लिए। अब अगर लॉन्च ऑपरेटर्स के चार्जेस बढ़ेंगे तो अगर हम बात करें ड्रीम फोक्स की, तो लॉन्च ऑपरेटर एंड जो कार्ड इश्योर होता है उनके बीच की जो कड़ी होती है वो ड्रीम फोक्स होता है। तो जो भी कॉस्ट ये एयरपोर्ट्स ने बढ़ाया है वो तीनों ने डिवाइड कर लिया अपने अपने में, तो सबका ओपीएम कम हुआ है। तो इसी के चलते ड्रीम फोक्स की बात करें तो उसका भी ओपीएम काफ़ी कम हो गया है। अब अगर हम ड्रीम फोक्स का ओपीएम देखते हैं तो फाइनेंशियल 23 में वो 13 का था और जो अभी घट के अप्रॉक्सीमेटली 9% हो गया है, यानी कि 4% का डिप इसमें आया है, जो कि काफ़ी बड़ा डिप माना जा सकता है। इसी के चलते जो स्टॉक अराउंड 140 से 148 के पी पे चल रहा था, जिसने अराउंड 1.5 ईयर में 152% का रिटर्न दे दिया था, वो अभी अपने हाई से 43 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन इनका ओपीएम में कमी आने का ही है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल 24 अच्छा नहीं गया, फिर भी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो हमें इसमें अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके कुछ रीज़न मैं डिस्कस करना चाहूँगा। चलिए हमारे मेन पैरामीटर पे चलते हैं कि आखिर उसका आरओई कितना है, आखिर उसका डेट टू इक्विटी क्या है, और आखिर इसने प्रॉफिट टाइम्स कितना करके दिखाया इन 5 ईयर्स। अब अगर कंपनी की आरओई देखें तो 5 ईयर में 37%, 3 ईयर्स में 40% एंड लास्ट ईयर की बात करते हैं 35% है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर स्मॉल कैप का 18% से ऊपर का आरओई है तो उसको अच्छा माना जा सकता है। यहाँ तो इसका 35% से ऊपर ही रहा है, चाहे हम 5 ईयर देखें, 3 ईयर देखें या लास्ट ईयर देखें, तो यहाँ पे हम इसको फुल मार्क्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आरओई। अगर डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.03 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली डेट फ्री कंपनी इसको बोला
बोला जा सकता है, यहाँ भी इसको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब अगर प्रॉफिट टाइम देखा, नॉर्मली मैं बोलता हूँ जो बड़ी कंपनियां अगर 3 टाइम्स कर देती हैं 10 ईयर्स में तो अच्छा है। अगर यहाँ पे हम इस कंपनी की बात करते हैं तो इसने 5 ईयर्स का अगर डेटा लेते हैं तो 4.6 टाइम्स कर दिया है प्रॉफिट को। 15 करोड़ से अभी ये 69 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है इन 5 ईयर्स ओनली। तो यहाँ पे 5 ईयर्स में 4.6 टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, इवन दो 23 से 24 में डिग्रोथ है, बट ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म का डेटा देखते हैं तो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की, तो यहाँ भी हम इसको फुल मार्क दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अदर पैरामीटर्स की बात करते हैं तो ROCE का परसेंटेज देखा है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये कंपनी असेट लाइट कंपनी, ऐसा नहीं कि इनको कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई प्लांट खोलना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद ही अपना प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। तो ये असेट लाइट कंपनी, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ टेक होता है, बस इतना ही इनका इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे ये लेस रिस्की बन जाता है। इसके अलावा हमने देखा है जो कंपनी यूनिक होती है या मोनोपोली होती हैं वो कंपनी को थोड़ा अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि अभी ओपीएम काफी कम हो गया है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, इसीलिए स्टॉक काफी नीचे आ गया है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा करते रहे और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी धीरे धीरे बढ़ती रही जो या स्टेबल रही तो ये कंपनी फिर से हाई पी मांगेगा और हमको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो या एवरेज हो, अगर वो अच्छे सेक्टर यानी राइजिंग सेक्टर में होती है, यानी उस इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है तो कंपनी अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्टली रूप से ये एविएशन सेक्टर में आता है, और अभी अब देखा जाए तो एयर ट्रैवल जो बहुत बढ़ गया, इवन अगर कोई भी बंदा एयरपोर्ट जाता है तो वो देख सकता है कि लाउंजेस में अभी काफ़ी भीड़ रहती है, यानी कि कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी अब सोचने लगे हैं कि मैं यहाँ पहले रिलैक्स करने जाता था लेकिन अब मुझे तो लाउंज में जाने के लिए लाइन लगना पड़ता है। तो बट ओवरऑल अगर इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी के लिए तो अच्छा ही है। इस कंपनी का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अभी यही बताया जा रहा है कि पहले जो ओपीएम था वो 13 था, अभी जो है 9 हो गया और काफी साल तक मे बी 2 से 3 ईयर अभी यही चलने वाला है एज पर द सीएमडी। लेकिन अगर बात करें 2019 में तो भी इनका ओपीएम अप्रोक्सीमेटली 9 ही था, यानी ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये इतना नीचे ओपीएम पे आ चुके हैं। चलिए इस कंपनी का वैल्यूएशन पे आते हैं। अगर इस कंपनी के पी की बात करते हैं तो वो 37 है। 37 अगर पी देखा जाए तो इतना सस्ता नहीं बोला जा सकता, लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद अगर 1 ईयर का या 1.5 ईयर का अप्रोक्सीमेट डेटा लेते हैं तो 140 से 148 के पी पे भी ये स्टॉक चल रहा था जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अगर वो स्टॉक उस समय भी लोग खरीदे तो ये स्टॉक अभी जो है 37 पे मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक इतना एक्सपेंसिव नहीं माना जा सकता है। प्लस अगर हम इसके पीजी की बात करते हैं तो 1.05 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे बोला जा सकता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए उस टाइप से ग्रो नहीं हुई तो डेफिनेटली उसका पी अभी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती जो मुझे लगता है क्योंकि ये राइजिंग सेक्टर में और कस्टमर तो इनके मिलते ही चले जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आने वाले समय में इसका टाइम अच्छा हो सकता है। तो हम इतना तो रिस्क इसमें ले सकते हैं क्योंकि छोटी कंपनीज में रिस्क जरूर होता है। और अभी भी याद रखिए ये कंपनी निगेटिव में नहीं गई है और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी लॉस में है, खाली ये हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में -5% का डिग्रोथ है, यानी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके आने वाले जो रिजल्ट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और मैं आगे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।